नमस्कार दोस्तों, आप सभी का GS75 डेज हार्ड चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स और दिन है 33वां। आज के दिन हम अपने जो 10 से 11 क्वेश्चन लेने वाले हैं वो हैं आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स से हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ जाएंगे, कुछ थोड़े से आपको लगेगा कि हाँ डिफ़िकल्ट हैं और समझना भी थोड़ा मुश्किल होगा। बट मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जितना मैक्सिमम हो सके समझाया जाए, ताकि आप लोगों के लिए सब्जेक्ट भी उतना ही आसान हो जाए जितना आपका बाकी के सब्जेक्ट आपको लगते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाई पावर्ड मनी इज बैंक रिजर्व्स एट सेंट्रल बैंक, all loans and advances of banks, money held by banks, currency held by public and reserves with the central bank। देखो, हाई पावर्ड इस नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जिस पैसे में सबसे ज्यादा ताकत हो वो कौन सा पैसा होता है। अगर आज ऑनलाइन के ज़माने में भी मैं अगर आपसे बोलूं कि कौन सा ऐसा मनी है, किस फॉर्म में वो मनी है जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कैश। क्यों? मान लो आपके पास कैश है, ठीक है, और एक तरफ आप रिलायबल मतलब आप भरोसे बैठे हो ऑनलाइन के, आपका नेटवर्क नहीं है, आपका फ़ोन गिर जाए, ठीक है, और या बीच में पैसे फंस जाएं, तो रिलायबल नहीं है, उसमें इतनी पावर नहीं है। भले ही आज के दिन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए, लेकिन कैश है। कैश अगर हम किसी को दे रहे हैं तो कैश पे भी लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, तो भाई वो 101% सामने वाला मान लेगा। तो ये मान के चलो कि वो हाई पावर्ड मनी है। तो करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक, ठीक है, लोगों के पास जो पैसा है, और जो बाकी बैंक्स ने, जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का मतलब, सेंट्रल बैंक का मतलब है आपका जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, वैसे तो उसके पास जो उन्होंने पैसा जमा कर रखा है, जो लोगों का पैसा है, तो वो पैसा आपका हाई पावर्ड मनी में आता है। नेक्स्ट है, हार्डनिंग इंटरेस्ट रेट मीन्स, इंटरेस्ट रेट इज रिमेनिंग स्टिकी। भाई स्टिकी इन द सेंस वो वैसा ही बना हुआ है, चेंज नहीं हुआ कुछ, वेरी लो, कम, या इंक्रीजिंग, या फॉलिंग। तो हार्डनिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब ऐसे सडनली नहीं, बट धीरे 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 वो हार्ड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो इसका आंसर आएगा ये। डंपिंग इज ए सिचुएशन व्हेन द सेलर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट भी है इसके पीछे, तो वो समझते हैं हम। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। सप्लाईज मोर देन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड मार्केट, supplies more in the domestic market, sells a commodity at a lower price in the world market and charges a higher price in the domestic market, sells a commodity at a higher price in the world market and charges a lower price in the domestic market। देखो, चारों ऑप्शन हमने पढ़ लिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं बताता हूँ। देखो, डंपिंग हमने भी ऐसे भी देखा है कि जैसे कचरा यहाँ पे डंप मत कीजिए, जनरली कचरे के लिए ही ये चीज़ यूज़ की जाती है। सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राइस। हमारे देश में काफ़ी अलग अलग तरह के चावल उगाए जाते हैं और बहुत तरह के एक्सपोर्ट भी होते हैं। जो अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इंडिया से, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल जो हमारे देश के लोग भी नहीं खाते, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वो बाहर भेज दिए जाते हैं। लेकिन कुछ गरीब कंट्रीज़ हैं बाहर, ठीक है, वो ज़्यादा महंगी चीज़ें या ज़्यादा महंगे चावल वगैरह नहीं खरीद पाते। उसके लिए इंडिया क्या करता है कि उनको क्या है कि भाई देखा उन्होंने, अपने यहाँ पे जो चावल हैं वही आपको 50-60 रुपए किलो बेच रहे होंगे डोमेस्टिक मार्केट में। लेकिन जब बाहर वो भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको लग रहा हो कि डोमेस्टिक मार्केट में इनकी खपत इतनी नहीं हो रही, तो हम क्या करें, हम बाहर वर्ल्ड मार्केट में उसको बिल्कुल ऐसे डंप कर दें, फेंक दें कचरे की तरह। उसको कौन खरीदेगा भाई? कचरे को, कचरे को वर्ल्ड मार्केट तभी खरीदेगी जब उसका प्राइस बिल्कुल लो होगा। सो वो उस कमोडिटी को बहुत ही लोअर प्राइस में वर्ल्ड मार्केट में बेचते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे वो जब बेचा जाता है तो उसका प्राइस हाई होता है। तो डंपिंग का मतलब ये है। इसका है ना, जो अच्छी कंट्रीज हैं
जो एक्सपोर्टर है, मान लो राइस का एग्जांपल लिया हमने, तो वो इसका विरोध करती है कि भाई कोई कंपनी, मतलब जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रूल्स होते हैं, उनमें ये भी है कि कोई डंपिंग ना करे। उससे क्या है कि भाई जो अच्छी कंट्रीज, अच्छे एक्सपोर्टर हैं, उनका जो वैल्यू है वो डाउन होती है, उनसे कोई खरीदता नहीं, और डंपिंग की वजह से चीज़ों की, कमोडिटी की जो वैल्यूज हैं वो गिर जाती है, प्राइस गिर जाते हैं। ठीक, टिक द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर से हमें बताना जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे 1950-51 में जीडीपी का इतना, और 11-12 में जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन है। फिर ये 50-51 और 2011-12 की चीज़ें बताई गई हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ए। अब आपने देखा होगा कि 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, प्राइमरी में आता है आपका एग्रीकल्चर, या फिर जैसे मत्स्य पालन, या वो क्या बोलते हैं सेरिकल्चर, या वो क्या बोलते हैं, और भी है जैसे मधुमक्खियों का होता है। ठीक है, और सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेके है, और टर्शरी में जो सर्विसेज होती हैं वो। सो एग्रीकल्चर बेस्ड अपना जो बैकग्राउंड रहा है इंडिया का, ठीक है, उस टाइम पे ज़्यादातर लोग किस पे, खेती पे निर्भर करते थे, मतलब जीवन यापन के लिए, कमाने के लिए। तो उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था बहुत ज़्यादा, अबव 50%। लेकिन अब आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत बढ़ गई हैं, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। टर्शरी सेक्टर हमारा शुरू से ही, जो सर्विस सेक्टर है, वो धीरे, जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से ही उसने रफ्तार पकड़ी हुई है, और ये अबव 50% इसका कंट्रीब्यूशन रहता है आज के दिन। ठीक, सो सबसे कम हो गया आज के दिन किसका, प्राइमरी सेक्टर मीन्स जो एग्रीकल्चर है। तो आंसर होगा ए। The principle of maximum social advantage is the basic principle of microeconomics, macroeconomics, fiscal economics, public finance या environmental economics। आप इस क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढिए कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, भाई जिसमें सोशली लोगों को एडवांटेज मिले, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। उसका बेसिक प्रिंसिपल है पब्लिक फाइनेंस, ये इसको बोलते हैं फिस्कल इकोनॉमिक्स भी। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट है मींस गवर्नमेंट है, उसका रेगुलेशन होता है या होना चाहिए। और वो रेगुलेशन क्यों होता है पब्लिक फाइनेंस में, वो इसलिए होता है ताकि जो वेलफेयर है वो हमारे सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का मतलब मैक्सिमम वेलफेयर, और वो तभी है पॉसिबल है जब फिजिकल इकोनॉमिक्स, जो अच्छी पॉलिसी उनके लिए बनाई जाएंगी, पब्लिक फाइनेंस अच्छा होगा। सो इसका आंसर है फिजिकल इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस। विच 5 ईयर प्लान इज नॉट करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। 1951 से 56, दूसरा 55 से 61, तीसरा 61 से 66, चौथा है 66 से 71। तो इसमें वैसे तो 2 गलतियां हैं, 2 गलत हैं। पहला ठीक है, पहला हमारा आया था सही है, मैं ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल सही है, और तीसरा भी बिल्कुल सही है। इसमें अगर करेक्शन करें तो 1956 अगर यहाँ कर दें, 55 की बजाय 56 यहाँ कर दें, 56 से 61, तो ये भी सही हो जाएगा। जो गलत होगा वो होगा हमारा ये 4th ऑप्शन। गलत क्यों? क्योंकि आपको याद हो तो 1962 में चीन के साथ युद्ध, और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। तो भारत फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुका था, हर चीज़, हर सेक्टर में भारत जूझ रहा था। उस टाइम पे इवन खाने की भी ये मान लो कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी। भारत को अमेरिका से या अलग अलग देशों से मदद की ज़रूरत थी, या मांग रहा था मदद। फिर हुआ क्या कि 1965 में ही आपके क्या बोलते हैं, नेहरू जी, या 1965 या 66 में ही अपना नेहरू जी चले गए। ठीक है, जो पहले प्रधानमंत्री थे, फिर बनते हैं हमारे प्रधानमंत्री दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में उनकी मौत हो जाती है। ठीक, तो ये मानो कि 1966 तक इंडिया का जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सारी चीज़ों से बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर 1966 में जो प्रधानमंत्री बनाया गया, वो बनाया गया इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने क्या करा कि हम इतने बैक फुट पे जा चुके हैं, तो हम कोई फाइनेंशियल 5 ईयर प्लानिंग नहीं करेंगे, हम लेंगे प्लान हॉलीडे। क्या लेंगे? प्लान हॉलीडे।
भाई इस जो प्लान है 5 ईयर प्लान, उसका एक हॉलीडे है, उसकी एक छुट्टी है। वो छुट्टी कब से तक थी? 1966 से 1969 तक, ये याद रखना। जो कि तीसरे फाइनेंशियल ईयर प्लान 5 ईयर प्लान के बाद आई थी और चौथे से पहले। और चौथा शुरू हुआ था 1969 से 1974। ठीक। सो इसका ये है, क्योंकि 66 से 71 कोई फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान नहीं था। एन इकोनॉमिक थ्योरी इज ए या एन एक्सियम, प्रोपोजिशन, हाइपोथेसिस, टेस्टेड हाइपोथेसिस। जो वर्ल्ड मार्केट कह लो, इकोनॉमिक्स की फॉर्म में अगर मैं बोलूं, वर्ल्ड मार्केट में ऑलरेडी एक टेस्टेड डाटा है, उसको, उस थ्योरी को, उसके बेस्ड कोई भी थ्योरी है उसको बोला जाता है हाइपोथेसिस। उसके बेस्ड जो भी थ्योरी बनाई जाती है कि हाँ भाई बाहर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसके बिहाफ पे ये थ्योरी बनती है, उस इकोनॉमिक थ्योरी को क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस। इंडियन स्पेशल इकोनॉमिक रूल्स अमेंडमेंट केम इन द ईयर। ये इकोनॉमिक रूल की बजाय यहाँ पर जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रूल्स अमेंडमेंट केम इन द ईयर 2000, 2002, 2004, 2006। देखो ये आया था 2005 में एक्ट, और लागू हुआ था 2006 में, तो इसका आंसर होगा 2006। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द सोर्स ऑफ वैल्यू इज कैपिटल, लैंड, लेबर, नन ऑफ द अबव। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है उसका सोर्स क्या है? वो अच्छा, एक चलो इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने बोला कि किसी भी चीज़ के प्रोड्यूस करने की जो वैल्यू है, या आप मानो जो प्रोड्यूस करा गया है किसी भी चीज़ को, तो वो किसकी वजह से है? जो उसकी वैल्यू है वो है लेबर की वजह से। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मान लो कोई भी चीज़ है, पानी है, पानी बहुत, वैसे तो ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो बहुत वैल्यू है पानी की, बट इजीली अवेलेबल है, सो उसकी वैल्यू बहुत कम है। बट सेम जगह अगर हम हीरे की बात करें तो हीरा एक तो मिलता ही बहुत कम है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। दूसरा, हीरे को तराशा जाता है, जो कि बहुत ही डेलिकेट काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा लेबर लगता है, इसीलिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ वैल्यू है वो कहाँ से आई है? और लेबर से। जितना ज़्यादा लेबर उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1952। तो 2 अक्टूबर 1952 में ये लॉन्च किया गया था। जनरली इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो महात्मा गांधी जी की जो जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती है, उस टाइम पे तो महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जा रही थी, सो उस पे ही अपना लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे लॉन्च किया गया था। और आज का हमारा लास्ट और बोनस क्वेश्चन है, प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन वाज द लीडर ऑफ ओहियो स्कूल, शिकागो स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल या लंदन स्कूल। ये देखो हमसे ज़्यादा इतना रिलेट नहीं करता ये क्वेश्चन, बट ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, इसलिए इसका आंसर बताना ज़रूरी है, बट याद रखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थे शिकागो स्कूल से संबंधित। ठीक है, सो आज के हमारे क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। आप इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम साइंस का, और साइंस के हम अगेन 10 से 11 क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे से उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं उस सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।